हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ प्रोबेबिलिटी। मुझे लगता है आपने पिछला लेक्चर अच्छे से देख लिया होगा और आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो अभी तक का पूरा समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आज का अपना नया लेक्चर शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। जो हमने लास्ट लेक्चर में कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज पढ़ी थी, उसकी कुछ दो चार छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं जो कि हमने पढ़नी है। तो चलिए जल्दी से शुरू कर लेते हैं। तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास भाई, प्रॉपर्टी नंबर 1, वो है कि अगर हमारे पास आ जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस गिवन दैट एनी इवेंट एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड। सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी गिवन दैट एनी इवेंट एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो ये आएगा मेरे पास ऑफ कोर्स 1। देन प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन दैट द इवेंट एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड। आई थिंक ये भी आपको समझ आ रहा है, क्या आएगा 1। इज दैट ओके? देन नंबर 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी गिवन दैट एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड। यानी ए और बी कोई दो इवेंट्स हैं, उनके यूनियन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमने, गिवन दैट द इवेंट एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो ये किसके इक्वल होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन दैट एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो ये है तीसरे वाली एक बड़ी यूजफुल प्रॉपर्टी, ध्यान से। इसके बाद एक लास्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट गिवन दैट एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड। ये हमने 11th में कॉम्प्लीमेंट पढ़े थे ना, इवेंट्स मतलब सेट्स ही तो एक तरह से, और हमने सेट्स के कॉम्प्लीमेंट पढ़े थे मतलब इवेंट्स के कॉम्प्लीमेंट पढ़े हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट गिवन दैट एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो ये है हमारे पास एक और प्रॉपर्टी। इज दैट ओके? तो ये चार छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जिनका हमने क्वेश्चंस में रिपीटेडली यूज करना है। सो आई होप आपको ये तो पता लग ही गया होगा। अब चलो फिर इसको और अच्छा करने के लिए कुछ क्वेश्चंस किए जाए। हाँ तो बच्चों, ये आ गया आज का पहला सवाल। ध्यान से पढ़िए, सवाल मेरे ख्याल से आपको नजर आ रहा है। वो कहता है अ फेयर डाई इज रोल्ड, कंसिडर द इवेंट्स ई एफ एंड जी, फाइंड दिस। अब ऑब्वियसली अगर मैंने एक डाई को रोल किया है तो जो सैंपल स्पेस है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स है, वो क्या क्या आएंगे हमारे पास? या तो डाई पे 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या फिर 6 आएगा। इसके अलावा तो और कुछ हो ही नहीं सकता। और यहां पे हमें ई एफ जी इवेंट्स दिए हुए हैं और यहां से हमने क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ गिवन दैट जी हैज ऑलरेडी अकर्ड। हमने अभी अभी थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जरा याद कीजिए। तो क्या लिखेंगे हम इसको? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट जी हैज ऑलरेडी अकर्ड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन दैट जी हैज ऑलरेडी अकर्ड माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ गिवन दैट जी हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो हमें भाई ये तीनों चारों चीजें चाहिए, निकालो, क्वेश्चन खत्म। अब अगर मैं आपको कहूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट G has already occurred is equal to probability of E intersection G upon probability of G, यही तो आएगा। बोलो आएगा कि नहीं? तो क्या बना ये हमारे पास, जरा ध्यान से देखिए भाई। E इंटरसेक्शन G की प्रोबेबिलिटी ऑफ कोर्स फेवरेबल अपॉन टोटल। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं E इंटरसेक्शन G हमने लिखना है, E में और G में कॉमन बोलो है कि नहीं? एक है हमारे पास 3 और एक है हमारे पास 5। तो फेवरेबल कितने आ गए मेरे पास? ध्यान से देखिए, इंटरसेक्शन जी में दैट इज 2 एंड टोटल इज 6 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। अब जी के लिए भाई फेवरेबल कितने हैं? 4, टोटल कितने हैं? 6, यानी कि ये आ जाएगा 2/4 यानी कि 1/2। इज दैट ओके? अब इसके बाद नेक्स्ट, अगर आप ध्यान से देखो और मुझे क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन दैट G has already occurred, which is again going to equal to probability of
एफ इंटरसेक्शन जी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। अब भाई फिर से एफ इंटरसेक्शन जी चाहिए तो निकाल डालो एफ इंटरसेक्शन जी, यानी दोनों में कॉमन। क्या क्या आया दोनों में कॉमन, देखो जरा एफ पे और जी पे नजर डालो, एक 2 कॉमन और एक 3 कॉमन, तो सेट कंटेनिंग 2, 3। तो यहां से दिख रहा है फेवरेबल इज 2 एंड टोटल इज ऑफ कोर्स अगेन सैंपल स्पेस दैट इज 6 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, ये तो दिख ही रहा है 4/6, अभी भी तो निकाली थी। तो क्या आ गया मेरे पास फिर से 2/4 विच इज ऑफ कोर्स 1/2 एंड देन प्रोबेबिलिटी ऑफ E intersection F given that G has already occurred। अब जरा ध्यान से देखिए, E intersection F given that G has already occurred का क्या मतलब हुआ, यानी दिस इज इक्वल टू तीनों की इंटरसेक्शन, यानी E intersection F intersection G अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ G। अब तीनों की इंटरसेक्शन यानी E, F और G तीनों में कॉमन क्या है भाई, देखो जरा ध्यान से, 1 तीनों में कॉमन नहीं है, 2 तीनों में कॉमन नहीं है, 3 तीनों में कॉमन है बिल्कुल, 5 तीनों में कॉमन नहीं है, यानी तीनों में कॉमन क्या है, सिर्फ एक 3। तो यानी यहां पे जो न्यूमरेटर की प्रोबेबिलिटी वो आ गई फेवरेबल अपॉन टोटल अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इज फेवरेबल अपॉन टोटल, तो ये क्या आ गई 1/4। तो जैसे ही यहां पे ध्यान से देखो मेरे बच्चों, मैंने फॉर्मूला पुट किया, ध्यान से देखिए क्या बन गया मेरे पास भाई, दिस इज 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/4, यानी कि 1 माइनस 1/4 विच इज 1/4, यानी कि 1 माइनस 1/4 विच इज नथिंग बट 3/4। तो ये आ गया देखो आंसर, क्वेश्चन हो गया खत्म। समझ आ गया कि नहीं? आई थिंक सोच के करने वाला था, ध्यान से देखने में लग रहा था बड़ा सिंपल सा है, बट है बड़ा टेढ़ा, है कि नहीं? कर लिया होगा। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले सवाल पे। हाँ तो बच्चों यह है अगला सवाल। अब वो कह रहा है ए और बी कोई दो इवेंट्स हैं सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये है, तो हमने निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। कैसे निकालें, याद करो जरा, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अभी अभी पढ़ी थी कि नहीं, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट गिवन दैट एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड, पढ़ी थी कि नहीं? तो ये रही। तो यहां से हम इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए हम लोग लिख सकते हैं अपने क्वेश्चन में, दिस इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, यानी दिस इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो भाई यहां से दिख रहा है दिस इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज गिवन टू अस एज 0.2, यहां हम कह सकते हैं 0.20 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो कि हमें क्या गिवन है, दैट इज 0.25। तो यहां से दिख रहा है यार ये बन गया 1 माइनस, ये डेसिमल्स हटे तो ये आ जाएगा 20/20 cos 4/5, यानी कि ये क्या आ गया 1/5, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड इज 1/5। तो ये आई थिंक सिंपल सा क्वेश्चन था, बट ध्यान से सिंपल तभी था जब हमें प्रोबेबिलिटी का जो प्रॉपर्टी थी वो हमें याद थी। अगर प्रॉपर्टी याद नहीं है ऑब्वियसली फिर तो मुश्किलात आएंगी। इज दैट ओके? चलिए फिर बढ़ते हैं अगले सवाल पे। हाँ तो भाई बच्चों ये आ गया अगला सवाल। अब वो कहता है कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन। हमने एक कॉइन को उछाला, इफ द कॉइन शोज हेड। अब ऑब्वियसली जब हम कॉइन को उछालेंगे तो ये हेड आएगा या फिर टेल आएगा। अगर वो कहता है हेड आया, टॉस इट अगेन वंस, यानी एक बार उसको फिर से फेंकना पड़ेगा हमें। बट इफ इट शोज टेल, अगर टेल आया तो थ्रू अ डाई, तो हमें डाई फेंकनी पड़ेगी। Find the probability that the die shows a number greater than 4 given that there is at least one tail। अगर आप ध्यान से देखिए अगेन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है, तो हम सबसे पहले लिखते हैं सैंपल स्पेस। अब इस सवाल में दिक्कत ये है कि सैंपल स्पेस भी नहीं लिखना आ रहा हमें। देखो कैसे, देखो जरा हम ट्री डायग्राम बनाते हैं उससे लिखते हैं। देखो कैसे, शुरू में हमने कॉइन फेंका, भाई या हेड आएगा या टेल आएगा। देखो सीधी सी बात है, और तो कुछ हो नहीं सकता। अगर हेड आया तो हमने कॉइन को एक बार फिर से फेंकना, यानी अगेन या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। और अगर टेल आया तो हम क्या करेंगे, डाई को फेंकेंगे, यानी कि या 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या फिर 6 आएगा। सीधी सी बात है। तो यहां से अब अगर मैं सैंपल स्पेस लिखूं बेटा, तो आई थिंक आपको अल्टीमेटली नजर आ रहा है क्या बना, हेड हेड, हेड टेल, टेल के साथ 1, टेल के साथ 2, टेल के साथ 3, टेल के साथ 4, टेल के साथ 5 या फिर टेल के साथ 6। तो ये क्या बन गया, सैंपल स्पेस। आर यू क्लियर है? अब
हमें एक इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, दैट द डाई शोज अ नंबर ग्रेटर देन 4। तो हमने कहा लेट ई बी द इवेंट दैट डाई शोज नंबर ग्रेटर देन 4। यानी यहां से हम लोग कह सकते हैं, अगर मैं ई इवेंट को लिखूं तो ई इवेंट में क्या क्या आएगा मेरे पास। अगर हम समझें यहां पे ग्रेटर देन 4 आया तो ऑब्वियसली क्या आ जाएगा मेरे पास भाई, T5 या फिर T6, क्योंकि यही आउटकम आ सकती है और तो कुछ आ नहीं सकता। ग्रेटर देन नंबर 4 आना है, 4 कौन लेना है, ग्रेटर देन 4। इज दैट ओके? फिर एक और की बात हो रही है, गिवन दैट, अब ये वाला इवेंट है तो हम लिख लेते हैं लेट एफ बी द इवेंट दैट at least one tail is obtained. Is that okay? ये हमने कहा कम से कम एक टेल होना चाहिए भाई, सीधी सी बात। तो अब हम f को भी लिख लेते हैं। f क्या बना, सोचो f क्या बना। f में अब कौन कौन सा आएगा, देखो कम से कम एक टेल, यानी कि इसमें ht आएगा, बिल्कुल ठीक है, t1 आएगा, t2 आएगा, t3 आएगा, t4 आएगा, t5 आएगा एंड T6 भी आएगा, बिल्कुल ठीक। अब हमें चाहिए किसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन दैट F हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो देखिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन दैट F हैज ऑलरेडी अकर्ड विच इज गोइंग टू इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F। तो भाई दोनों प्रोबेबिलिटीज पता लगे, बात खत्म करें। अब कुछ बच्चे तो यहां पे E इंटरसेक्शन F लिखने में मशरूफ हो गए, बिल्कुल ठीक। E इंटरसेक्शन F कॉमन, दोनों में क्या आ गया कॉमन, T5 की T6 2/8, क्योंकि टोटल आउटकम जो है वो हम लोगों को दिख रहा है कितनी है, 8 है। तो 2/8 अपॉन, अगर आप ध्यान से देखें क्या आ जाएगी हमारे पास भाई, F की प्रोबेबिलिटी, ये क्या आ जाएगी मेरे पास, अगर देखें हम 2/8 अपॉन क्या आ गया, दिस इज 6 and 7, तो दिस इज 7/8, यानी आंसर क्या आ गया 2/7। बट जैसा कि आप देख पा रहे हैं आंसर तो है 2/9। तो या तो हमारा गलत है या फिर जिसने क्वेश्चन बनाया उसका आंसर गलत है। बोलो कहां गलती कर दी, एक चीज में हमने गलती कर दी, अगर आप ध्यान से देखें, क्योंकि ये जो हमारा फेवरेबल अपॉन टोटल जो हमने ये प्रोबेबिलिटी लिखी है भाई, जब हमारे पास क्या हो, ऑल द आउटकम्स आर इक्वली लाइकली, यानी ये जो सैंपल स्पेस में जो हमारे पास आउटकम्स लिखे हुए हैं, क्या ये सब आउटकम्स इक्वली लाइकली है या नहीं है, ये तो हमने देखा ही नहीं। अच्छा ध्यान से देखो, देखें आपने जो क्वेश्चन अभी सॉल्व किया या हमने भी जो अभी गलती से सॉल्व कर दिया, क्या था, क्या गड़बड़ हुई थी। मैंने तो इंटेंशनली करी थी, आपने तो इंटेंशनली नहीं करी। चलिए क्या गड़बड़ हुई, तो यहां पे हमने कहा इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 ऐसे कर डाला, यानी हमने क्या मान लिया, ऑल द आउटकम्स आर इक्वली लाइकली। बट ध्यान से देखो, ऑल द आउटकम्स आर इक्वली लाइकली है कि नहीं, समझे जरा। देखो इनिशियली हमने कहा कि या हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों के आने के चांसेस बराबर हैं, यानी 1/2 ईच। ये तो बड़ी सिंपल सी चीज है। अच्छा फिर इसके बाद जब हेड आया तो हमने एक बार फिर कॉइन फेंका, मतलब फिर से हेड या टेल आएगा, यानी इस 1/2 के फिर से 2 बराबर हिस्से हुए, तो एक हिस्सा कितने का हुआ भाई, 1/4, बिल्कुल ठीक। जबकि यहां पे टेल आया तो हमने क्या किया, डाई फेंकी, तो डाई पे 1 2 3 4 5 6 आया, यानी इस 1/2 के अब सबके आने के चांसेस इनके बराबर हैं, यानी इस कितने बराबर हिस्से हुए 6 बराबर हिस्से, तो एक हिस्सा कितने का हुआ 1/12 का। 1/4 इसके 1/4 इसके 1/12 इसके 1/12 इसके 1/12 इसके 1/12 के भी 1/12 और 1/, तो हमारी अंतरात्मा ने जवाब दिया नहीं। तो जब ऑल द आउटकम्स आर नॉट इक्वली लाइकली, तो हमने फिर कैसे लगा दिया अपना रिजल्ट। इसका मतलब ध्यान से, ये रिजल्ट ऐसे नहीं लगेगा। तो फिर ये जो हमें दोनों प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो कैसे निकालनी है, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ T5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ T6, यानी ये आ गया मेरे बच्चों 1/12 प्लस 1/12, यानी क्या आ गया मेरे पास 2/12, यानी क्या आया 1/6। और ऐसे ही अगर मैं निकालूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ F, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, क्योंकि F में ये सारे आ रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ HT प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ
T2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ T3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ T4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ T5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ T6। इज दैट ओके? तो यहां से मुझे दिख रहा है भाई जो F की प्रोबेबिलिटी आ गई वो आ गया इन सब का सम, और इन सब का सम क्या बना देखना जरा। HT की प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास 1/4, इसकी क्या है 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12, कितनी बार 4 और 2 6 बार। तो यहां से आ गया, अगर तुम ध्यान से देखो 6/12 यानी कि 1/2 यानी कि 1/4 प्लस 1/2 यानी यहां से अगर आप ध्यान से देखें ये बन गया 3/4। इज दैट ओके? तो ये आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F और प्रोबेबिलिटी ऑफ F। तो अब चलिए जरा यहां पे जल्दी से हम पुट कर देते हैं। तो E इंटरसेक्शन F की प्रोबेबिलिटी 1/6 अपॉन F की प्रोबेबिलिटी 3/4। इसको सिंप्लीफाई किया 1/6 इंटू 4/3। तो ध्यान से देखिए 2 2 जा 2 3 जा, तो यहां से क्या आ गया 2/9, जो कि बिल्कुल मैच करता है हमारे गिवन आंसर से। तो ध्यान से, ऐसे कई बार हमारे से गलती हो जाती है, और अगर गलती हो गई तो बड़ी सीधी सी बात है भाई, गड़बड़ हो जाएगी फिर तो। इज दैट ओके? तो ये गड़बड़ नहीं करनी। मैंने जानबूझ के ये गलती करी लेक्चर में ताकि आप लोगों से फिर कभी भी ये गलती ना हो। ध्यान रखना है इक्वली लाइकली है भी या नहीं है। इज दैट ओके? तो मेरे ख्याल से अब आपको जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। एंड आई होप ये सारे क्वेश्चंस करने के बाद आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन अटकने वाला नहीं है। तो चलिए मैं इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं और मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां हम लोग प्रोबेबिलिटी के एक और नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक की बात करेंगे। सो सी यू ऑल गाइज।